अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। फ़िरदौस आशिक़ अवान की असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ़ के साथ होने वाली मुँह मारी का आला सतह पर नोटिस लिया गया और प्राइम मिनिस्टर ने अज़ ख़ुद चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रब्ता करके इस वाक़े पर ना सिर्फ अफसोस का इज़हार किया बल्कि उन्होंने ये कहा कि इस वाक़े की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाएगी और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके जो भी इसमें कसूरवार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब से भी फ़ोन पर रब्ता किया, कहा कि यार तेरे थल्ले की हो रहा है, की अन्नी मची पई है, कौन से बंदे तुम्हारे काबू में नहीं आ रहे। क्योंकि अभी तो फ़िरदौस आशिक़ अवान की जो जलाई हुई आग थी वो ठंडी नहीं हुई थी कि उधर से पता चला जनाब कि जतोई के इलाके में नौजवान MPA तरीन ग्रुप के सरखील बड़े अहम रहनुमा PTI के रुकन सूबाई असम्बली खुर्रम लगारी साहब ने भी एक AC मुतल्लिका AC जतोई को फ़ोन किया और वहाँ पे उनके साथ अच्छी खासी बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया। बल्कि उनको तो उन्होंने ये कहा कि लड़ना है तो बताओ मैं कहाँ हूँ, मैं तो जवान आदमी हूँ, तुम बूढ़े आदमी हो, तो घर जाके क्या बताओगे कि मार खा के आए हैं। ये उनकी ऑडियो कॉल जो लीक हुई है ये सामने आ रही है। इस सारी सूरत हाल से दो चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ रही हैं। एक तो बात तो ये कि PTI का इस वक्त जो लीडरशिप है या वर्कर है, ये दोनों का इस वक्त जो नफ्सियाती लेवल है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा उकताए हुए और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं झुंझलाहट इन पर तारी है। और उस झुंझलाहट का ये इजहार हर एक मौका जो उनके सामने आता है उस पर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अब जब लोग ये देखते हैं पॉलिटिकल वर्कर्स की, चूँकि एक इंस्टिंक्ट मुझसे और आपसे ज़्यादा है क्योंकि वो उस सिस्टम का हिस्सा हैं, जब वो देखते हैं कि इस वक्त हमारी जमात को या हमारी लीडर को चारों तरफ से घेर लिया गया है और अब उनके पास ब्रीथिंग स्पेस भी कम होती जा रही है, तो उनके अंदर एक डेस्परेट होना, झुंझलाहट आना, मायूसी का शिकार होना बड़ी नॉर्मल सी बात है। और आपको पता है कि जब इंसान झुंझलाहट का शिकार होता है तो वो बिला वजह ही उसका दिल करता है कि वो लड़ता रहे। और जहाँ तक फ़िरदौस आशिक़ अवान का मामला है वो तो हर वक्त ही लड़ाई पर मादा रहती है ना जी, क्योंकि उन्होंने तो एक घर छोड़ के अगले घर की तरफ जाना होता है, वो भी उन पॉलिटिशियंस की तरफ है जिन्होंने हर एक इलेक्शन एक नई पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर लड़ना है। लिहाजा वो अगर लड़ाई कर भी रही हैं या वो अपने ख़िलाफ़ एक्शन करवाना चाह भी रही हैं तो वो सिर्फ इसी वजह से है कि उन्होंने अगली जगह पर दरक लगा लिया है, कुछ सोच समझ लिया कि मैंने अब जो 2023 का इलेक्शन है वो मैंने किस तरफ से जाके लड़ना है या किस पार्टी के गिट्टे गुड्डों में बैठना है, तो उस हिसाब से लेके बात को आगे चलती हैं। उन्होंने जो तर्ज़ तखातुब था उनका वो किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं था, उसकी किसी भी तरीके से ना खुर्रम लगारी का अंदाज़ गुफ्तगू ठीक था ना फ़िरदौस आशिक़ अवान का अंदाज़ गुफ्तगू ठीक था। और वजह मैंने आपको बताई है डेस्परेशन, और ये वो डेस्परेशन है जिसका हमें हर लेवल पर अंदाज़ा हो रहा है और हम फील कर रहे हैं। बल्कि जो अहम कौमी इश्यूज़ हैं जिनको हमने एड्रेस करना है वहाँ पर भी हम ऐसी ही डेस्परेशन का वो माहौल देख रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ कि आज जो है दो वफाकी वज़रा बाबर अवान साहब और फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर कि इंतखाबी इस्लाहात गवर्नमेंट क्यों करना चाह रही है और क्यों चाह रही है कि हम अपोजिशन को इस मामले के अंदर इंगेज करें। लेकिन वहाँ पर भी उस अहम मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फोकस रहना चाहिए था इंतखाबी इस्लाहात पर, लेकिन वहाँ पर भी अपोजिशन टारगेटेड जो बयानिया था उसी की तरवीज की गई, उसी को फैलाया गया। तो उसकी वजह से जब हम ऐसी हार्ड स्टांस ले लेते हैं तो फिर हमारे लिए पीछे हटना और फिर गुफ्तगू के लिए किसी को इंगेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही अलमिया इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब से जब अपोजिशन पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उनको अहम कौमी अमूर पर और ख़ास तौर पर मईशत पर और इंतखाबी इस्लाहात पर, इदारा जाती इस्लाहात पर, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स के ऊपर दावत दे रही थी कि आप हमारे साथ आएँ, बैठें, हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए इस मामले को एक मरतबा मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उनको या प्राइम मिनिस्टर की यही हवारी बाबर वान टाइप लोग ना उनको ये मशवरे देते थे कि जनाब ये NRO मांगने के लिए आ रहे हैं, इनको NRO नहीं मिलेगा, इनको NRO नहीं मिलेगा, इनको NRO नहीं मिलेगा। और आज इमरान खान कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखें कि ख़ुद यही बात बारहा कर रहे हैं कि अपोजिशन से कि आओ आके बात करो, आओ आके बात करो, और अपोजिशन अब आगे से ये कह रही है कि हम आपको NRO नहीं देंगे। NRO ना देने का बयानिया जिस वक्त इमरान खान दे रहे थे वो उस वक्त भी गलत था और ये इस वक्त भी गलत है जो अपोजिशन कह रही है, क्योंकि जिस तक हम इश्यूज़ को प्रॉपर्ली एड्रेस करके उनको रिजॉल्व करके आगे नहीं बढ़ेंगे
तो हम तो उसी डेड लॉक का शिकार रहेंगे, उसी दायरे के सफ़र में रहेंगे, उस दायरे के सफ़र से बाहर नहीं आएंगे। राउंड अबाउट के चक्कर लगाने से मंजिल नहीं आ सकती। आप घूमते रहेंगे कोल्लू की बैल की तरह, तेल निकलता रहेगा लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलेगा। तो बेहतर तो ये है कि आज हम कहते हैं इमरान खान को कि हम तुम्हारे साथ मिलकर इंतखाबी इस्लाहत नहीं करेंगे, कल आप हुकूमत में होंगे, इमरान खान अपोजिशन में होगा, आप कहेंगे इंतखाबी इस्लाहत करो, वो कहेगा मैं इंतखाबी इस्लाहत नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि ये सारे के हम सारी ज़िंदगी तवील अरसे तक हम इसी एक कुएँ के मेंढक की तरह इसी के अंदर गर्दिश करते रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। अभी जो इन दोनों वज़रा ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंतखाबी इस्लाहत के कुछ खद्दो-खाल बताए, मुझे तो इसमें से सिर्फ चंद चीज़ें समझ लगी हैं। एक तो यह है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, सादा अल्फाज के अंदर, कि ये चाहते हैं कि डिजिटल सिस्टम लाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। और दूसरा ये कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए, उनको वोटिंग राइट होना चाहिए। तीसरा ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की रजिस्ट्रेशन है, इसके निज़ाम के अंदर इस्लाह होनी चाहिए। कम से कम 10,000 की इसकी जो मेंबरशिप है वो होने के बाद इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करे। और पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वो सालाना इंतखाबात अपने जो भी वो कराती है वो सालाना एक कन्वेंशन करे मुल्क गिर सतह का। उस कन्वेंशन के अंदर वो अपना इलेक्टोरल जो भी उसका मामला है, ओहदों की तकसीम का मामला, वो वहाँ पर तयन हो। और चौथा मामला है हल्का बंदियों का, कि हल्का बंदियाँ इलाके की बुनियाद पर ना हो, आबादी की बुनियाद पर हों, यानी कि और इक्वल प्रपोर्शन के। अगर एक हल्के के अंदर हमने तय कर लिया कि 5 लाख की आबादी के ऊपर एक नेशनल असम्बली का हल्का होगा, तो फिर हर एक जगह पर उस 5 लाख की आबादी के ऊपर ही हल्का बनेगा। तो ये उनका ये ख्याल है। मेरा ख्याल है इसके अंदर बाकी ऊपर तो शायद इतना ज़्यादा किसी को कोई एतराज़ ना हो। एतराज़ होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के ऊपर एतराज़ होगा, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर किसी भी वक्त पर किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी जो है ना पेनिट्रेशन हो जाती है कि आपको समझ ही नहीं लगती कि कौन कहाँ पे चला गया, क्योंकि यहाँ पर जो ताकतवर हल्के हैं वो किसी भी मामले में कुछ ऐसी खौफनाक तरीके से एंट्री मारते हैं कि पता नहीं चलता कि हीरो कौन है, विलन कौन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर अपोजिशन को जो बुनियादी तौर पर एतराज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि ऐसे सिस्टम को, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम है, इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इस्टेब्लिशमेंट के से कैसे बचाया जाए, क्योंकि वो तो जीते जागते इंसानों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, इसके हार्डवेयर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है ये उनसे कैसे किस हद तक महफूज रहेगा, इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर वो किस किस्म की कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इसके सॉफ्टवेयर के अंदर हार्डवेयर के अंदर वो छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो खासी टेक्नोलॉजी है, उनके पास तो खासी दिमाग हैं जो इन कामों में चलते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि इस सिस्टम को अगर हमने पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, जो अपोजिशन कहती है कि अगर हमने इस सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक बुनियादी शर्त है, और वो बुनियादी शर्त यह है कि इस्टेब्लिशमेंट बरमला इस बात का ऐलान कर दे कि हम सियासत के अंदर किसी भी मामले के अंदर फरीक नहीं बनेंगे। सियासत सियासतदानों का काम है, सियासतदान जाने, हमारे से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे से एक ऐसे ही पॉलिटिशियन की गुफ्तगू हो रही थी इसी मामले के ऊपर कुछ देर पहले, तो उनका ये जवाब था जो मैंने भी आपको दिया। तो मैंने कहा जनाब फिर ऐसी ना ही समझिए, क्योंकि ना तो उन्होंने बाज आना है और अपनी हरकतों से इस्टेब्लिशमेंट ने, उन्हें तो छेड़खानी करते रहना है। तो आप ये नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं करेंगे, वो किसी और सिस्टम के अंदर ले आएंगे आपको। कभी आरओ का इलेक्शन करा देंगे, कभी जीते हुए को वो आ जाती है, कभी धुंध आ जाएगी, कभी नताए तब्दील हो जाएंगे, कभी आरटीएस बैठ जाएगा, कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के ऊपर आपका झगड़ा मचा रहेगा। तो इस मामले का हल तो किसी न किसी लेवल पर जाके निकालना है, क्योंकि अगर हम इस मामले का हल नहीं निकालेंगे, डिजिटल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरी ये राय है कि हमें इस पर कम से कम आउटराइटली इनकार करने से पहले इसके तमाम पॉन्स एंड कॉन्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन करनी चाहिए। हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के ऊपर जो भारत है और जो करीबी ममालिक है हमारे, इनके तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। कल जो मैंने वीलॉग किया था उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के हवाले से मैंने बात की थी, और वो जो वोटर आइडेंटिटी है उसके हवाले से बात की थी। तो हमारे एक इंडिया के जो थे दोस्त, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा तफसीली कमेंट किया। उन्होंने कहा कि मैंने ख़ुद इंडिया के लिए इस टेक्नोलॉजी को
डेवलप किया है, और जो इस वक्त इंडिया के अंदर जो वोटिंग मशीन्स हैं उसकी डेवलपमेंट के अंदर मेरा भी, यानी कि उन्होंने भी उस प्रोजेक्ट के अंदर काम किया था। तो उन्होंने कहा कि ये 100% सिक्योर है, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई काम नहीं हो सकता। और जब ये वोटिंग मशीन्स बन रही थी तो उस वक्त भी राहुल गांधी और उन्होंने एक और अपने पॉलिटिशियन का नाम लिया था कि उन्होंने भी इस पर ख़ास से एतराज़ात किए थे, लेकिन अब ये मामला चल गया। और जब से ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आया इंडिया के अंदर, जो वोटिंग का अमल है उसके अंदर भी खासी मैच्योरिटी आई है और उसकी वजह से डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। तो मेरा ये अपोजिशन के जो हमारे लीडरान हैं उनसे दरख्वास्त है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो बिलावल साहब हैं, चाहे मौलाना साहब हैं, कि वो उनको चाहिए कि वो एक मरतबा इस पर ठंडे दिल से गौर करें और देखें कि हम इसमें क्या हल निकाल सकते हैं। क्योंकि एक पूरे फेज से हमें सिंगल आउट करके बाहर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आपके सवालों के जवाब की तरफ। अदर सैयद साहब का सवाल है, जनाब इमरान खान की किश्ती के पैंदे में सुराख हो चुका है, ये डूब जाएगी। सर किश्ती में सुराख हो तो किश्ती ने डूबना ही होता है। अब ये तो नहीं है कि सुराख है वो बढ़ेगा, पानी आएगा, किश्ती बैठेगी, वज़न भी ज़्यादा होता जा रहा है ना। अब तो वो, अब मैंने कल मिसाल दी थी कि जब जहाज़ डूबने लगता था तो वो जो चूहे हैं वो छलांगे लगाते हैं, तो भी ये छलांगे लगा रहे हैं। पैंदे में सुराख हो चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हालात भी इसी बात का इशारा कर रहे हैं कि अब हड़बोंग मचने वाली है, अब भागदौड़ हो रही है। अब हालात उस तरफ हैं कि जिसके हाथ जो लग रहा है ना वो कोशिश कर रहा है कि मैं वो कब्ज़े में करूं और आगे निकल जाऊं। मोहम्मद अरशद साहब का सवाल है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने कल जब मैंने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से व्लॉग किया था तो उसके बाद उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था यूटिलिटी स्टोर पर चीनी जहांगीर तरीन की JWD से ख़रीदी गई और वो भी 10 रुपये महंगी। क्या ये खबर दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त खबर है। ये मैंने आपकी ये इसके बाद इसको चेक किया तो ये पता चला कि इस वक्त जो कंट्रोल रेट गवर्नमेंट ने एक्स मिल रेट रखा वो 80 रुपये का रखा हुआ है, जबकि जहांगीर तरीन की JWD से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने चीनी 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ख़रीदी है। और उस पर शुगर मिल्स एसोसिएशन ने जो है इस पर यह कहा है कि इस ऑक्शन के अंदर, यानी कि जब ये टेंडर हो रहा था तो जहांगीर तरीन का टेंडर सबसे कम था, 90 रुपये का टेंडर दिया था जहांगीर तरीन ने, जबकि बाकी तमाम जो शुगर मिल्स थी उनके टेंडर्स के रेट इससे ज़्यादा थे, लिहाजा ये जहांगीर तरीन को मिला। अब ये फेवर है, ये नहीं फेवर, लेकिन इस चक्कर के अंदर उनको 10 रुपये पर kg गवर्नमेंट ने ख़ुद जो अपने लिए मुकर्रर की हुई है एक्स मिल रेट 80 रुपये, जहांगीर तरीन साहब की JWD को 10 रुपये महंगी चीनी यूटिलिटी स्टोर ने उनसे ख़रीदी है। इसके अंदर कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये अरशद साहब ने जिस मामले की निशानदेही की थी ये 100% दुरुस्त है और इसके अंदर कोई दूसरा मामला नहीं। अच्छा जी, साकिब अली साहब का सवाल है, बड़ा लंबा सवाल था लेकिन उसमें से सिर्फ ये है, और एक तो उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा सा बाइस वो करते हैं तज्जिया, और उन्होंने कहा कि बड़े अरसे बाद मैंने देखा कि आपने बड़ा बैलेंस तज्जिया किया था, तो उसी वजह से उन्होंने कहा कि मैंने आपको ये सवाल कर रहा हूँ कि आप शरीफ बरादरान को NRO क्यों दिलवाना चाहते हैं? क्या कानून सिर्फ गरीब को सज़ा देने के लिए? साकिब भाई, मैं किसी भी बंदे को NRO नहीं दिलवाना चाहता, ना मैं नवाज़ शरीफ साहब को दिलवाना चाहता हूँ, ना मैं आसिफ जरदारी साहब को, ना मरियम साहिबा को, ना हमजा साहब को, ना इमरान खान को, ना जहांगीर तरीन को। मैं किसी को NRO नहीं दिलवाना चाहता। मेरा बुनियादी मोहब्बत अकीदत इस वतन पाकिस्तान के साथ है, इस मिट्टी के साथ है और इसके लोगों के साथ है। मेरी कमिटमेंट इसके साथ है। मेरा बुनियादी इख्तलाफ क्या है? मेरा बुनियादी इख्तलाफ ये है कि या तो आप अपने कानून को इस हद तक ताकतवर करें कि हर एक बंदे के अंदर वो खौफ पैदा हो कि वो कानून से डरे। आप देखें यूरोप के अंदर किसी भी जगह पर आपको कोई बंदा ट्रैफिक सिग्नल लाइन के आगे खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसको ये इस बात का 100% यकीन होता है कि अगर मैंने रेड लाइट को तोड़ा तो अगले चौक के अंदर मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लेना है मुझे, और मैं चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूँ या प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे ऊपर जो टिकट कटेगी उसका जो फ़ाइन है वो मुझे पे करना है। जबकि यहाँ पर मेरे समेत आधे पाकिस्तान को इस बात का यकीन है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को इस बात का यकीन है कि हम जो मर्ज़ी जुर्म कर लें हमें कोई नहीं पकड़ने वाला। मैं इशारा तोड़ूंगा, मैं अगले चौक पे मुझे वार्डन रोकेगा, मैं कहूँगा तू पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं अभी CCPO को फ़ोन करके तेरी वर्दी उतरवाऊंगा। हमारे अंदर जो ये वाला एक माइंडसेट डेवलप हो चुका है, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी यही माइंडसेट है और हमारे अंदर भी यही माइंडसेट है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट आगे डेवलप होता है, ऊपर से नीचे की तरफ भी आता है ये रवैये, और नीचे से ऊपर की तरफ भी ट्रैवल करते हैं। तो हमारे अंदर ये माइंडसेट है जिसकी वजह से हम किसी को भी सज़ा नहीं दे पाते। अब आसिफ जरदारी साहब के ऊपर मैं बूढ़ा होने वाला हो गया हूँ कि आसिफ जरदारी साहब को 88 से लेकर अब तक
हमने हर एक जुर्म आसिफ अली जरदारी के खाते में डाला, लेकिन हम किसी भी अदालत के अंदर आसिफ अली जरदारी पर एक जुर्म साबित नहीं कर सके। हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर हर तरह का इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन हम अदालत के अंदर एक जुर्म नहीं साबित कर सके। हम नवाज शरीफ साहब पर लगे हुए हैं कोशिश करने के हम किसी न किसी तरीके से कुछ जुर्म साबित कर सकें, हम नहीं साबित कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने जराइम नहीं किए होंगे या इन्होंने कोई करप्शन नहीं की होगी, लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर ऐसे नकाइस मौजूद हैं जहाँ पर ये इन्फ्लुएंस हो जाता है ताकतवर के सामने और गरीब के सामने नहीं। लिहाजा अगर इनको ये एग्जाम्पशन हासिल है तो मुझे और आपको भी ये एग्जाम्पशन हासिल होनी चाहिए। और इमरान खान के ऊपर मैं तनकीद सिर्फ और सिर्फ इस वजह से करता हूँ कि मेरे समेत कई लोग ये बात समझते थे कि ये 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ के आया है सामने, तो इसके साथ लोगों के ये प्रॉब्लम्स को भी समझेगा और 2 पार्टी सिस्टम से हमें निजात मिलेगी। लेकिन इन्होंने आते साथ ही, क्योंकि इन्होंने दावे बहुत ज़्यादा किए थे कि मेरे पास माशी टीम है, मेरे पास खारजा पॉलिसी है, मेरे पास दाखिला पॉलिसी है, ज़राई पॉलिसी है, फ़लानी पॉलिसी है, लेकिन कोई भी एक सॉलिड सिमत के अंदर इन्होंने काम नहीं किया। लिहाजा लोगों को अब जो एक मायूसी है वो तो सामने आएगी। किसी के साथ सर कोई रियायत नहीं होनी चाहिए कानून के मुताबिक, लेकिन कानून का अमल सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। कानून ज़ैद के लिए और बकर के लिए, और ऐसा होगा तो फिर अगर बाकी पसंद और नापसंद करेंगे तो मैं भी पसंद और नापसंद करूँगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।